अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम का मज़मून तारीख़ का सबक नंबर 9 देखेंगे, जिसका नाम है जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें। इससे पहले हमने मौर्य अहद के बाद की हुकूमतों के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आज हम जुनूबी भारत के जो कदीम हुकूमतें थी उससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो सबक चल रहा है जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे चेर, पांड्या और चोल घराना, है ना। तो चेर, पांड्या और चोल घराना जहाँ पर था उसका नक्शा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नक्शा आप लोगों के सामने दिया गया है कि जुनूबी भारत की हुकूमतें जो है तो किस तरीके से थी, कौन कौन सी थी और कहाँ पर जुनूबी भारत का इलाका कितना है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जुनूब की हुकूमतों में इस वक्त के अदब में 3 हुकूमतों का ज़िक्र पाया जाता है। उस वक्त का अदब यानी जो तहरीर थी, नज़में और जो दूसरी चीज़ें थी जिनके अंदर 3 हुकूमतों का ज़िक्र पाया जाता है, और वो 3 हुकूमतों के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, चेर, पांड्या और चोल राजघराना। इसी के साथ साथ ये हुकूमतें 4वीं सदी कब्ल मसीह में या इससे भी पहले मौजूद थी, है ना। 4वीं सदी कब्ल मसीह में या तो इससे भी पहले जो है तो ये मौजूद थी। कब्ल मसीह का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कब्ल मसीह का मतलब होता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ज़माना। इनका ज़िक्र रामायण और महाभारत के अजीम रज़मिया नज़मों में किया गया है। यहाँ पर आप लोगों के सामने रामायण और महाभारत की किताबें जो है तो दी गई है। इन किताबों में जो है तो इसका ज़िक्र किया गया है। इन 3 हुकूमतों का ज़िक्र तामिल ज़बान के संगम अदब में भी है। तामिल ज़बान का एक अदब है संगम अदब, इस अदब में भी जो है तो इनका ज़िक्र किया गया है। और मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी इनका ज़िक्र मिलता है। मौर्य अशोक, है ना, सम्राट जो था, जो बादशाह था मौर्य अहद का, सम्राट अशोक, उसके अहद में भी इनका ज़िक्र मिलता है। यानी कि चेर, पांड्या और चोल जो हुकूमतें थी उनके बारे में मालूमात हमें वहाँ से भी मिलती है। तो आप लोगों को ये बातें याद रखना है कि रामायण महाभारत में भी जो है तो इनकी बातें मिलती है, यानी ये बहुत कदीम हुकूमतें थी। एक किताब है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एर्थरनेस सी नामी ये किताब है, जिसमें केरला के इंतहाई अहम बंदरगाह मजरीस का ज़िक्र भी जो है तो मिलता है। मजरीस एक बंदरगाह है, मुजरिस दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो बंदरगाह का ज़िक्र जो है तो मिलता है। ये बंदरगाह चेर की हुकूमत थी, है ना। इस बंदरगाह पर किसकी हुकूमत थी? चेर जो सल्तनत थी उसकी हुकूमत थी यहाँ पर। बंदरगाह मुजरिस से मसाले, मोती, कीमती हीरे वगैरह इटली के शहर रूम और दीगर ममालिक को दरआमद किए जाते थे, है ना। यानी यहाँ से क्या भेजे जाते थे? मसाले, कीमती मोती वगैरह वगैरह जो है तो यहाँ से भेजे जाते थे। पांड्या हुकूमत मौजूदा तमिलनाडु में थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पांड्या हुकूमत जो है तो कहाँ पर थी? पांड्या हुकूमत तमिलनाडु में थी, है ना। एकदम नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं चोल, मदुराई और पांड्या, तो वहाँ पर पांड्या हुकूमत थी। और वहाँ के उम्दा मेयार के मोतियों की खूब मांग थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोतियाँ निकलते थे समंदर से, तो उसकी बहुत मांग थी।
पांड्या हुकूमत की राजधानी मदुराई थी। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को मदुराई, तो ये पांड्या हुकूमत की राजधानी थी। कदीम चोलों की हुकूमत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के इलाके में भी ये तो थी। कदीम चोलों की हुकूमत कहाँ पर थी? तिरा तिरुचिरापल्ली, है ना, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है तो उस इलाके में उनकी हुकूमत थी। ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं सातवाहन राजघराने के बारे में, है ना। सातवाहन राजघराने के बारे में देखने वाले हैं। मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद, यानी मौर्य हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो उसके ज़वाल के बाद शुमाली भारत की तरह ही, जिस तरह से शुमाली भारत में हुकूमतें बनी थी, इसी तरह जुनूबी भारत में भी छोटी छोटी हुकूमतें बनाई गई, जिसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। तो इन इलाकों में भी जो है तो आज़ाद छोटी छोटी हुकूमतें बनाई गई। इनमें एक हुकूमत सातवाहन राजघराने की थी। प्रतिष्ठान यानी कि पैठन इस हुकूमत की राजधानी थी। पैठन जो है वो इस हुकूमत की राजधानी थी। प्रतिष्ठान यहाँ पर नाम दिया गया है, इसी का पुराना नाम पैठन था। तो सातवाहन राजघराने की जो राजधानी थी वो थी पैठन। राजा सुमक सातवाहन खानदान का बानी था। सातवाहन खानदान का बानी था, यानी सातवाहन खानदान की बुनियाद जो है वो राजा सुमक ने जो है तो डाली थी। ये आपको याद रखना है, ये दो तीन बातें। और यहाँ पर ज़िला जो जुन्नूर है, पूना और जुन्नूर के करीब नाने घाट है। तो वहाँ पर जो तहरीर है गारों के अंदर जो लिखा हुआ है, तो इस खानदान के वहाँ पर जो अहम अफराद थे उनके नाम मौजूद है। और कुछ सातवाहन जो हुक्मरां थे वो अपने नामों के आगे माँ का नाम लगाते थे। मसलन गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी से पहले जो है तो माँ का नाम यहाँ पर लगाया है गौतमी। तो इस तरीके से यहाँ पर मालूमात दी गई है सातवाहन राजघराने की। अब मजीद हम लोग मालूमात आगे देखेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी खास तौर पर सातवाहन खानदान का मशहूर राजा था। यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो तस्वीर है वो आप लोग देख सकते हैं। और इसकी बहादुरी के कारनामों का बयान नासिक के गारों में कुनिंदा तहरीर पर है। नासिक, यहाँ पर आप लोग महाराष्ट्र के अंदर देख सकते हैं। नासिक कहाँ पर है? ये नासिक की तस्वीर है। सातवाहन भी दिखाई दे रहा है, देखिए वहाँ पर। उसके नीचे नाने घाट वगैरह है, कल्याण, सब तमाम बातों को जो है तो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था और सातवाहन खानदान था, उनके बारे में जो है तो यहाँ पर नासिक के गारों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उसने शक राजा नीपान को शिकस्त दी, ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है। और नासिक की तहरीरों में गौतमी पुत्र का जिक्र है। त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन के तौर पर किया गया है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो जिक्र है वहाँ पर त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन के तौर पर किया गया है। तोय का मतलब होता है पानी, वाहन यानी घोड़े, और राजा की सवारी। इस पूरे फिक्रे यानी त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन का मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समुंदर का पानी पिया है। यानी गौतमी पुत्र के घोड़ों ने 3 समुंदर का पानी पिया है। 3 समंदर यहाँ पर है। एक है बहरे अरब, उसके बाद नीचे है बहरे हिंद, और यहाँ पर बहरे बंगाल। ये तमाम जो समंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तीनों समंदर, तो उनका पानी पिए हैं इसके घोड़ों ने। यानी कि इसके घोड़ों ने पानी तो पिया है, साथ ही साथ इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक उसकी हुकूमतें थी, यानी तीनों जानिब उसकी हुकूमतें थी। राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी की हुकूमत तीनों तरफ थी, पूरे भारत में नीचे की साइड में। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है।
इसके दौर में सातवाहनों की हुकूमत शुमाल की जानिब दरियाए नर्मदा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शुमाल की जानिब दरियाए नर्मदा है, तो एकदम ऊपर की जानिब, और जुनूब में दरियाए तुंगभद्रा, जुनूब के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दरियाए तुंगभद्रा भी है और वहाँ तक फैली हुई है ना, तुंगभद्रा तक फैली हुई है। नासिक की गारें भी जो है तो यहाँ पर बताई गई है, सातकर्णी के बारे में भी जो है तो बताया गया है। तो ये तमाम मालूमात हमें यहाँ पर हासिल होती है इनके मुतालिक। अब यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है कि आप जानते हैं, तो हमें क्या जानना है, हमें मालूमात लेना है नाने घाट के बारे में। नाने घाट कहाँ पर है? नाने घाट जो है वो पूना और थाना जो ज़िले हैं उनकी जो सरहद है, वहाँ पर एक मुकाम है जुन्नर, तो उस मुकाम पर मुरबाड़ रोड जो है वो नाने घाट के नाम से मशहूर है। 5 किलोमीटर की लंबाई का ये रास्ता तकरीबन 2000 बरस पहले सातवाहनों के दौर में बनाया गया था। जैसा कि आप लोग उस घाट के ऊपर, पहाड़ के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन 2000 साल पहले बनाया गया था। 5 किलोमीटर का रास्ता। पहले ये घाट देश खानदेश और कोकन के दरमियान अहम तिजारती रास्तों में से एक था, यानी तिजारती रास्ते के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता था। खानदेश और कोकन के बीच में, है ना, ये दो इलाके हैं खानदेश और कोकन के, हमारे महाराष्ट्र के, तो इनके बीच में तिजारती ताल्लुकात के लिए, तिजारत के लिए जो है तो ये रास्ते बनाए गए थे और उनका इस्तेमाल होता था। तिजारत और नक्ल हमल के लिए ये घाट का रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आप लोग देख भी सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से नाने घाट जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मालूमात दी गई है कि एक पानी का बड़ा मटका आज भी यहाँ पर नाने घाट पर आपको देखने को मिल सकता है। नाने घाट के गारों में सातवाहन राजाओं की मूर्तियाँ भी है। जैसा कि हमने सातवाहन राजाओं के बारे में पढ़ा, तो उनके राजाओं की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, और कदीम कुतबे भी हैं जिनके ज़रिए हमें सातवाहन ख़ानदान के बारे में, उनके राजाओं के बारे में मालूमात मिलती है। सातवाहन राजाओं और रानियों के अतियात का बयान यहाँ के कुतुबों में है, यानी सातवाहन राजा जो देते थे इनाम, अतियात वगैरह लोगों को, तो उनका ज़िक्र जो है तो यहाँ पर जो कुतबे लिखे हुए हैं, जो तख्तियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, तो उनके ज़रिए हमें मालूमात मिलती है यहाँ पर जब हम लोग आते हैं गारों को देखने के लिए। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें बताई गई है। प्राकृत जो ज़बान थी महाराष्ट्री में, है ना, तो प्राकृत ज़बान महाराष्ट्री में सातवाहन राजा हॉल, है ना, उसका नाम था हॉल। उसकी किताब है जिसका नाम है गाथा सप्तष्टी, बहुत मशहूर है। गाथा सप्तष्टी आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है द प्राकृत गाथा सप्तष्टी। तो ये किताब काफ़ी मशहूर है उसकी। और इस किताब में क्या है, इस किताब में सातवाहन जो ख़ानदान था उसके दौर में जो लोग थे, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उन लोगों की ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात इस किताब में दी गई है। सातवाहन अहद में भारत की तिजारत में बेहद इजाफा हुआ। महाराष्ट्र का पैठन, जैसा कि इससे पहले आप लोगों को बताया गया है, पैठन यहाँ पर देखिए तस्वीर में, नक्शे में यहाँ पर पैठन दिखाया गया है। इसी तरह तीर, भूकरदन, कोल्हापुर जैसे मुकामात जो थे वो तिजारती मराकिज़ थे, है ना। यहाँ पर भूकरदन भी दिखाया गया है, तीर भी दिखाया गया है। तो ये तमाम जो इलाके थे वो काफ़ी मशहूर थे तिजारत में। और इस अहद में वहाँ के कई फ़नी अशिया पैदावार होने लगी। भारत की अशिया रूम तक जो है तो बरामद किया जाता था उसे। और बाज़ जो सातवाहन सिक्कों पर जहाज़ों की तस्वीरें हैं,
है ना। बाज जो सिक्के थे सातवाहन खानदान के, सातवाहन हुकूमत के, तो वहाँ पर तस्वीरें हैं जहाज़ों की सिक्कों के ऊपर, जिसके ज़रिए हमें समझ में आता है कि ये लोग किस तरीके से तिजारत करते थे जहाज़ के ज़रिए। महाराष्ट्र में अजंता है, नासिक है, कार्ले है, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर के जो गार है, वहाँ पर भी जो है तो सातवाहन जो खानदान थे, अहद के लोग जो थे, उन गारों से भी जो है तो हमें बहुत सारी सातवाहन अहद के लोगों के मुतालिक मालूमात मिलती है। आप लोग यहाँ पर जहाज़ की तस्वीर वाला सातवाहन सिक्का देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाज़ बना हुआ है सातवाहन सिक्कों के ऊपर, है ना। और बहुत सारे मनादिर वगैरह, गारे वगैरह जो है तो इन लोगों ने बनाए थे, जहाँ से हमें सातवाहन ख़ानदान के मुतालिक मालूमात हासिल होती है। पुरानी मालूमात इसी तरीके से जो है तो हमें हासिल होती है, गारों के ज़रिए और दूसरे सिक्कों के ज़रिए, कुतुबों के ज़रिए सब मालूमात हमें मिलती है। अब हमें देखना है यहाँ पर वाकाटक जो राजघराना था उससे मुतालिक मालूमात हमें हासिल करना है। जिस तरीके से सातवाहन राजघराना था, इसी तरीके से वाकाटक राजघराना भी है। तो तीसरी सदी ईस्वी के आगाज में सातवाहनों का इक़्तिदार जो है तो कमज़ोर हो गया था, है ना। तीसरी सदी जब स्टार्ट हुई 201 से लेकर, तो सातवाहन जो ख़ानदान था उनका जो इक़्तिदार था, उनकी हुकूमत तो कमज़ोर हो गई थी। और उसके बाद जो है तो वाकाटक राजघराना जो है तो आगे बढ़ा। विंध्य शक्ति जो है तो एक नाम का राजा था, उसने वाकाटक हुकूमत को जो है तो बढ़ाया, उसकी बुनियाद जो है तो उसने डाला। और विंध्य शक्ति के बाद परवरसिन अव्वल राजा बना। परवरसिन के बाद वाकाटक की हुकूमत तकसीम हो गई और दो हिस्सों में जो है तो तकसीम हो गई थी। पहली शाख उसकी थी नंदीवर्धन यानी नागपुर के करीब, और दूसरी थी वत्सगुलम यानी वाशिम, मौजूदा जो वाशिम है ज़िला, वो इस तरीके से जो है तो उन लोगों की हुकूमत दो हिस्सों में बट गई थी। साथ ही साथ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दुवम की जो बेटी थी प्रभावती की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन दुवम से हुई थी। इससे मुतालिक हम लोग पहले मालूमात हासिल कर चुके हैं। और वाकाटक राजा हरिसेन का जो वज़ीर था वारादेव, ये उसका वज़ीर था। बुद्ध मज़हब का पैरोकार था वो, और उसने बहुत सारे गारों को जो है तो बनाया। गारों की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ आप लोगों को अजंता का गार नज़र आ रहा है, बाएं तरफ का जो गार है, पहाड़ों के अंदर जो है तो गारों को बनाया जाता था, तो ये गार जो है तो अजंता का गार है। और एक तरफ आप लोगों को कालार का बुद्ध मंदिर नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है तो बनाई गई थी उस वक्त, और इन गारों की मदद से भी जो है तो हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है वाकाटक राजघराने के बारे में। वाकाटक राजघराने के बारे में आप लोगों को सिर्फ इतनी बातें याद रखना है कि विंध्य शक्ति जो है तो विंध्य शक्ति ने राजघराने का बुनियाद डाली, उसको शुरू किया। और वाकाटक राजा जो था हरिसेन, ये काफ़ी मशहूर था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं हरिसेन के बारे में और कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई है। हरिसेन के दौरे हुकूमत में, जैसा कि आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, हरिसेन की तस्वीर यहाँ पर दाएं तरफ से है पहली तस्वीर। तो उसके दौरे हुकूमत में अजंता के दूसरे गारों को भी जो है तो तरसवाया गया, यानी उसको बनाया गया पत्थरों को तराश कर, और उसके अंदर तस्वीर जो है तो मुज़य्यन करने का काम भी किया गया, तस्वीर लगाने का काम भी किया गया। वाकाटक जो राजा था परवरसिन दुवम ने प्राकृत ज़बान महाराष्ट्री में एक सेतुबंद नामी किताब लिखी। इसी तरह कालिदास, जैसा कि आप लोग तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पर कालिदास की बाएं तरफ से, तो कालिदास की नज्म मेघदूत भी उस अहद की तख्लीक है। मेघदूत की तस्वीर किताब की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कालिदास एक बड़े शायर थे, तो उन्होंने जो है नज्म जो लिखी मेघदूत, वो उस दौर में लिखी, और वो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे चालुक्य राजघराना।
जिस तरीके से हमने सातवाहन राजघराना देखा, वाकाटक राजघराना देखा, इसी तरीके से अब हमें चालुक्य राजघराने से मुताल्लिक मालूमात हासिल करना है। कर्नाटक के चालुक्य, कर्नाटक यहाँ पर नीचे के साइड में आएगा कर्नाटक, तो उसके चालुक्य राजघराने का इक़्तिदार मुस्तहकम था, मजबूत था। वाकटों के बाद जो हुकूमतें आई उनमें कदम, कलचोरी वगैरह भी हुकूमतें शामिल थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजबूत हुकूमत थी वो थी चालुक्य राजा की जो हुकूमत थी वो वाली। पुलकेशी अव्वल ने 6ठी सदी ईस्वी में चालुक्य ख़ानदान की बुनियाद डाली। आप लोगों को याद रखना है पुलकेशी अव्वल, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। पुलकेशी अव्वल ने जो है तो चालुक्य सल्तनत की बुनियाद डाली। कर्नाटक का एक मुकाम है बदामी, है ना, कर्नाटक का एक मुकाम है बदामी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बदामी यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो चालुक्य लोगों की राजधानी थी, वहाँ से वो लोग पूरा सल्तनत का कामकाज को जो है तो चलाते थे। और बदामी का पुराना नाम जो था वो वातापी था। चालुक्य राजा पुलकेशी दुअम ने सम्राट हर्षवर्धन के हमले को पसपा कर दिया था, ये भी एक अहम बात है यहाँ पर। और मनादिर कई बनाए उन्होंने, जैसे एक है बदामी में मंदिर है पटदकल का मंदिर, तो यहाँ पर पटदकल का मंदिर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये चालुक्य लोगों के दौर में बनाया गया है। पटदकल का मंदिर कहाँ पर बनाया गया, इसे बदामी के मुकाम पर बनाया गया। और बदामी का मुकाम कहाँ पर है, बदामी जो है वो कर्नाटक में है। तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पर कर्नाटक के इलाके की भी बताई गई है, बदामी का इलाका बताया गया है, चालुक्य राजघराने से मुताल्लिक मालूमात दी गई है। यही तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चालुक्य राजघराने के बाद हम देखेंगे पल्लू राजघराना, है ना। तो पल्लू राजघराना ये भी जनूबी भारत की एक ताकतवर हुकूमत थी। और तमिलनाडु का जो मुकाम है कांचीपुरम, आप लोग यहाँ पर कांची देख सकते हैं, ये है महाबलीपुरम के बाजू में कांचीपुरम, तो ये इसकी राजधानी थी। और महेंद्र वर्मन, है ना, महेंद्र वर्मन ये इनका मशहूर राजा था, बासलायत पल्लू राजा था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसने पल्लू हुकूमत को बढ़ाया, वो खुद ड्रामा नवीस था, यानी वो ड्रामे भी लिखता था। कौन ड्रामे लिखता था, महेंद्र वर्मन। और ये कौन था, पल्लू राजघराने का बासलायत राजा था ये। और बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। उन्होंने महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो भी जो है तो बनाया, मनादिर की तस्वीरें वगैरह दी गई है यहाँ पर। महाबलीपुरम का जो मंदिर है उसकी तस्वीर यहाँ पर दी गई है, और ये पत्थरों से बनाया गया है, तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। खूबसूरत यहाँ पर उसको तराशा गया है पत्थरों को अच्छी तरीके से। पल्लू राजाओं का जो जंगी बेड़ा था वो बेहद ताकतवर था, हथियारों से लैस था। इसी तरह ह्यून सॉन्ग जो तस्वीर देख सकते हैं आप लोग, ये चीनी सैया है। तो ह्यून सॉन्ग भी जो है तो इनके दौर में यहाँ पर कांची आया था और बहुत सारी मालूमात जो है तो उसने लेकर गया था। उसने कहा था कि इनकी हुकूमत में तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी और इंसाफ का सलूक किया जाता है। जब वो आया यहाँ पर ह्यून सॉन्ग पल्लू राजाओं के दौर में, तो उसने यहाँ पर सब देखा और कहा कि सभी मज़ाहिब के लोगों के साथ बराबर का सलूक किया जाता है पल्लू राजघराने के अंदर, ऐसा यहाँ पर उसने मालूमात दी थी। तो ये बात थी, ये मालूमात थी पल्लू राजघराने के बारे में। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रकूट राजघराने से मुताल्लिक मालूमात। पल्लू राजघराने के बाद अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट राजघराना। और राष्ट्रकूट राजघराने का जो वक्त था, उनका जो दौर था, बहुत ही खुशहाल दौर था ये लोगों का। ये हुकूमत विंध्या पहाड़ के
से लेकर जुनूब में कन्याकुमारी तक था, यानी नीचे तक जो है तो इनकी हुकूमत फैली हुई थी। राजा दंती दुर्ग ने पहले इनका इक़्तिदार महाराष्ट्र में कायम किया था। राजा का नाम याद रखना है आपको, दंती दुर्ग। उसके बाद राजा कृष्ण अव्वल ने वेरोल, जिसको एलोरा कहा जाता है, वहाँ पर इंतहाई मशहूर कैलाश का मंदिर बनवाया था। ये आप लोग देख सकते हैं कैलाश का मंदिर, ये एलोरा के अंदर है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट राजघराने से मुतालिक इतनी ही मालूमात है मुख्तसर सी, है ना। राजा दंती दुर्ग याद रखना है आप लोगों को, और राजा कृष्ण नाम याद रखना है कि दंती दुर्ग ने जो है तो महाराष्ट्र में भी जो है तो हुकूमत बनाई थी। साथ ही साथ राजा कृष्ण अव्वल ने वेरोल में यानी एलोरा में जो है तो कैलाश मंदिर जो है तो बनाया था। तो ये तमाम बातें यहाँ पर राष्ट्रकूट राजघराने से मुतालिक दी गई है। यहाँ पर अब हमारा ये आखिरी टॉपिक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी। तो पेरिप्लस का मतलब क्या है वो हमें देखना है यहाँ पर। पेरिप्लस का मतलब है मालूमात की किताब, और एरिथ्रेन सी का मतलब है बहरे अहमर यानी सुर्ख समंदर। यूनान के लोगों के मुताबिक बहर हिंद और ईरान के खलीज बहर अहमर ही का हिस्सा थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी का मतलब बहर अहमर की मालूमात की किताब। ये तकरीबन पहली सदी ईस्वी की किताब है, यानी पहली सदी ईस्वी में ये लिखी गई है। इस किताब को लिखने वाला मिस्र का रहने वाला एक मल्लाह था यानी जो जहाज़ चलाता था, उसने ये किताब लिखी। भारत के साहिल, ईरान की खलीज और मिस्र के दरमियान होने वाली तजारत की मालूमात इस किताब में है। आप लोगों को समझना है कि ईरान जो मुल्क है उसकी खलीज और भारत के जितने भी साहिल है वो, इन तमाम की जो मालूमात है और तजारत की जो मालूमात है वो इस किताब में लिखी गई है। इस किताब में बैरी गाज़ा यानी भड़ूच, है ना, नाला सोपारा, कल्याण, मुजेरीस वगैरह का जिक्र भी जो है तो पेरिप्लस में मौजूद है, यानी इस किताब में मौजूद है। जितने भी ये यहाँ पर इलाके दिए गए हैं, इन इलाकों की मालूमात भी यहाँ पर दी गई है। मुजिरीस केरला में कोचीन के करीब वाक़े कदीम बंदरगाह थी, है ना। मुजिरीस जो है तो एक बंदरगाह का नाम है, आज वो मौजूद नहीं है। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि आज वो मौजूद नहीं है। तो ये मालूमात हमारी थी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रेनीस की किताब के बारे में, ये मालूमात थी। यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म हो जाता है। इसके सवालात के जवाबात जो है तो किताब में दिए गए हैं। सवालात है, आप लोगों को इन सवालात के जवाबात को वीडियो देखकर यहाँ पर हल करने की कोशिश करना है। और जो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, आप अपने उस्ताद से राब्ता कायम करके उनकी मदद भी जो है तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सबक भी जो है तो समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।